हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी इस चैप्टर की डिस्कशन को, जिसके अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट करा था अपना ये पीएमएफ आईएएस इन्वायरमेंट से। ये जो चैप्टर नंबर 21 है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से इस वर्ड के बारे में बताया था, डैट इज रेडिएशन। आज के लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे रेडियो एक्टिव वर्ड के बारे में, और फिर आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि यहाँ पर राइटर ने रेडियो एक्टिव वर्ड को पॉल्यूशन के साथ क्यों एसोसिएट कर रखा है। सबसे पहले हम समझते हैं इस वर्ड को, डैट इज रेडियो एक्टिव या रेडियो एक्टिविटी। क्या मतलब होता है इस रेडियो एक्टिव वर्ड का? कोई भी चीज जो रेडियो एक्टिव है वो क्या है? अब यहां पर दो चीजें हैं ना। रेडियो का मतलब है यहां पर रेडिएशंस है। एक्टिव का मतलब वो बहुत तेजी से, बहुत स्पीड से शायद से जारी होंगी, इसलिए यहां पर जो वर्ड है वो एक्टिव वर्ड यूज करा गया है यहां पर, राइट। तो इसको हम एक बार डिटेल तरीके से समझते हैं कि ये रेडियो एक्टिव वर्ड का मतलब क्या है। तो दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट होता है रेडियो एक्टिव, इसका मतलब है, डिक्शनरी मीनिंग पहले मैं इसका आपको बता रहा हूं। इट सिंपली मीन्स सेंडिंग आउट पावरफुल एंड वेरी डेंजरस रेस। वर्ड में डेंजरस और पावरफुल है, और वो भी रेज, रेडिएशंस, एनर्जी, तरंगों के कॉन्टेक्स्ट में वर्ड ये यूज कर रखे हैं। तो रेडियो एक्टिव जो वर्ड होता है या रेडियो एक्टिविटी जो चीज़ है, वो एक ऐसा फिनोमिना है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि ये दर्शाता है कि रेज जो हैं वो एमिट हो रही हैं, वो कहीं से ट्रांसफ़र हो रही हैं, लेकिन दीज रेज आर वेरी पावरफुल एज वेल एज वेरी डेंजरस। और ये प्रोड्यूस कैसे होती हैं? ये डेंजरस और पावरफुल जो रेस हैं ये प्रोड्यूस कैसे होती हैं? तो दे आर प्रोड्यूस्ड, ध्यान से समझना इसको, दे आर प्रोड्यूस्ड व्हेन एटम्स आर, जो एटम्स होते हैं, दे आर ब्रोकन अप, जब वो टूट जाएंगे। अब एटम्स जो हैं हम उनको नेकेड आई से तो देख नहीं सकते हैं, तो अगर वो टूट रहे हैं तो इतना कौन सा भारी भरकम नुकसान हो जाता है हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में। एटम्स का टूटना ये दर्शाता है कि उनका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर एक प्रकार की इंस्टेबिलिटी आ गई है। अगर आप साइंस की एनसीईआरटी को पढ़ोगे, क्लास 9th और 11th की, जहाँ पर सबसे पहले आपको एटम्स, जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स है, और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के नाम के दो ये जो चैप्टर हैं क्लास 9th की एनसीईआरटी में, बचपन में आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा तो मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पर उस एनसीईआरटी में बच्चों को बताया जाता है शुरू में ही एक रूल, जब वो चैप्टर स्टार्ट होता है, कि एटम्स जो हैं दे ऑलवेज स्ट्राइव फॉर, दे ऑलवेज एम फॉर स्टेबिलिटी। वो कुदरती रूप से है कि वो हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे, लेकिन और वो स्टेबिलिटी उनके न्यूक्लियस से, उनके न्यूक्लियर रीजन जो होता है वहाँ पर बेसिकली उनका स्टेबिलिटी का टारगेट होता है। जब ये एटम्स ही फट जाते हैं, टूट जाते हैं, ये ब्रेकअप हो जाते हैं, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इनस्टेबल कंडीशन पैदा करता है। और एटम के अंदर जो हैं, क्योंकि उनके अंदर आयोनाइजिंग कंटेंट है, आप ऐसा इमेजिन कर लो कि कोई ना कोई एक ऐसा पदार्थ है जो कि तरंगे छोड़ेगा उनके अंदर से, तो उनके टूटने के बाद वो तरंगे और भी ज़्यादा तेज़ी से निकलेंगी। अब क्योंकि वो इनस्टेबल हो चुका है, तो ये जो तरंगे हैं ये वातावरण में किसी और चीज़ में जाकर समा नहीं सकती हैं। इसको और कोई चीज़ अपने पास हो सकता है कि ना निचोड़ पाए, और वो तरंगे किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, जैसे एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, या हम ह्यूमन बींग्स हो गए, अगर इनके संपर्क में आए तो पता नहीं क्या कर दे वो उनके शरीर के साथ। तो साइंटिस्टों ने डिस्कवर करा है कि एटम्स का टूटना और उनके अंदर से उन रेस का निकलना,
जो एटम्स के अंदर जो आयोनाइजिंग कंटेंट है उसके अंदर से जो रेज निकलेंगी, जो तरंगे बाहर निकलेंगी, अगर वो कुदरती रूप से फैल जाएं एटम्स के टूटने के बाद आसपास के एनवायरनमेंट में, तो वो एक तो बहुत पावरफुल है और उसी के साथ वो बहुत डेंजरस भी है। तो ऐसा देखा जाता है, ध्यान से समझना, जब भी एक एटम टूट भी रहा है ना, और टूट गया, या तो वो टूट रहा है या तो वो टूट गया है, अगर वो रेज उसके अंदर से धीरे 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 करके एमिट होंगी ना, तो हमें इतना नुकसान नहीं पहुंचेगा, हम उससे यूज टू हो जाएंगे, हमारी बॉडी उसको टॉलरेट कर लेगी। लेकिन जब ये तेजी से एकदम से रिलीज होती हैं एटम्स के किसी टूटने के बाद, तो ये इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि सीधा ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स को और डीएनए को टारगेट करती है, और फिर सेल्स के स्ट्रक्चर में, सेल्स के मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस में कॉम्प्लेक्सिटी पैदा पैदा हो जाती है और डीएनए ऑल्टर भी हो जाता है। और ये इतना खतरनाक है कि अगर कोई एक प्रेग्नेंट औरत है तो उसका जो बच्चा है वो स्पेशल चाइल्ड के तौर पर भी पैदा हो सकता है, सिर्फ अगर वो लेडी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी इन रेडिएशन से अगर एक्सपोज हो जाए, जो कि एटम्स के ब्रेकअप होने के बाद वो रेडिएशन, वो तरंगे, वो रेज निकली हैं। इतनी खतरनाक चीज है ये रेडियो एक्टिव। ये एक प्रकार की है तो रेडिएशन ही, लेकिन ये किसी एक इंस्टेबिलिटी की वजह से पैदा होती है, और ये पावरफुल है क्योंकि वो एटम ब्रेकअप हो गया। जैसे आप ऐसी चीज मान लो कि किसी चीज में एक आग या रोशनी और आपने उसको पटक दिया, उस कांच को, उस शीशे को, तो वो एकदम से बिखर गई बहुत ज्यादा तेजी से, और एकदम से जब वो बिखरेगी तो उसको एब्जॉर्ब करने वाली कोई चीज नहीं है अवेलेबल, तो वो बहुत ज्यादा डेंजरस है। जैसे मोबाइल की टॉर्च अगर मैं दूर से जलाऊं, तो आपकी आंखें उस टॉर्च को देखते हुए धीरे धीरे करके एडजस्ट हो जाएंगी। आप सोकर उठे हो, आपकी आंख खोलकर टॉर्च रख दी मैंने उसके ऊपर, तो आप समझ रहे हो ना कि वो आपकी आंख के लिए डेंजरस है, कि आंख खोल के मैंने बिल्कुल उसके पास बिल्कुल चिपका दी है मैंने उससे वो जो लाइट है, जो मोबाइल की जो टॉर्च जलती है, और उसके बाद अगर आप आंखें खोल के भी देखोगे तो आपको अंधेरा अंधेरा सा नजर आएगा, या आपको एक इंस्टेबिलिटी सी महसूस होगी। तो ये कुछ इसी प्रकार से वर्क करता है। तो रेडियो एक्टिव का मतलब होता है कि व्हेन यू सेंड आउट, मतलब जब भी कोई एक एटम है, इट सेंड्स आउट वेरी पावरफुल एंड डेंजरस रेज, जो कि प्रोड्यूस होती हैं जब एटम्स जो होते हैं वो टूट जाते हैं। अब ये जो रेस हैं, एक आयरॉनिकल बात इसके साथ ये जुड़ी हुई है कि ये जो रेस हैं, एटम्स को तो आप देख नहीं सकते हो, तो एटम्स के अंदर से उत्पन्न होने वाली रेस को कैसे देखोगे? दीज रेस कैनॉट बी सीन, ना ही आप इनको देख सकते हो, एज वेल एज दे कैनॉट बी फेल्ट ऑल्सो, आप इनको फील भी नहीं कर सकते हो। बट बट दे कैन कॉज they can cause serious illness, they can cause serious illness और इवन डेथ। इतनी खतरनाक है ये, ठीक है। ये है रेडियो एक्टिव वर्ड का मतलब या रेडियो एक्टिविटी का डिक्शनरी मीनिंग। अब इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझते हैं, जिसके अंदर आपको कुछ कुछ चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। तो ये जो वर्ड है रेडियो एक्टिव, ये बेसिकली हमें डिस्क्राइब करता है, ये कॉन्सेप्ट ये हमें बताता है कि कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस है, मान लो हमारे सामने, या फिर कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, वो अगर एनर्जी ट्रांसमिट करे, वो अगर एनर्जी जो है उसको ट्रांसमिट करे, ट्रांसमिट तो बाद में करेगा, उससे पहले हमें बोलना चाहिए कि पहले तो वो एमिट करे, रिलीज करे, और उसके बाद ट्रांसफर करे एनर्जी। तो इफ इट एमिट और ट्रांसफर्स दैट एनर्जी in the form of in the form of radiations,
तो फिर आप कहोगे सर ये तो रेडिएशन ही हुआ ना, फिर इसमें दिक्कत भरी बात क्या है? दिक्कत भरी बात है ये जो एनर्जी उत्पन्न हो रही है और उसके बाद जाकर ट्रांसफर हो रही है एक जगह से दूसरी जगह रेडिएशंस की फॉर्म में, इसका जो सोर्स है जहाँ से उत्पन्न हो रही है वो सोर्स है कि ये एक ऐसे एटम के न्यूक्लियस से निकला हुआ है जो कि काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है, और उसको हम नाम देते हैं अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियाई। तो अगर किसी एटम का, एक एटम का अगर न्यूक्लियस है या फिर नंबर ऑफ एटम की अगर न्यूक्लियाई हैं, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल मतलब बेसिकली एक को आप न्यूक्लियस बोलोगे, मल्टीपल को आप न्यूक्लियाई बोल दोगे, तो वो अनस्टेबल है, वो एकदम से उसका ब्रेकअप हो गया, वो टूट गया, चटक गया, बिखर गया। अभी ये तो हम ना देख सकते हैं ना फील कर सकते हैं नेकेड आई से, लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट्स की बात अलग है। तो उसके अंदर से उसकी अनस्टेबिलिटी की वजह से, उसके इंस्टेबिलिटी की वजह से ये जो रेडिएशन हैं उत्पन्न हो रही हैं, और ये क्योंकि नॉर्मली वो एटम्स ने एमिट नहीं करी हैं, उसके टूटने के बाद उसके अंदर न्यूक्लियस की तरफ से निकली हैं, तो ये पावरफुल हैं और बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ ऐसे फैलती हैं कि इसको बहुत सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी या उनका जो नॉर्मल सिस्टम है वो इतनी जल्दी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, इनसे फेमिलियर नहीं हो पाता। इसलिए हमने यहाँ पर ये लिखा था इट कैन कॉज सीरियस इलनेस या फिर इवन डेथ। अब ये जब भी किसी एटम का ब्रेकअप होता है और उसके न्यूक्लियस के अंदर से ये जो रेडिएशंस बाहर निकलती हैं, इस प्रोसेस को दोस्तों एक स्पेशल नाम दिया जाता है। और ये याद है ना रिया, हमने ये सब चीज़ें डिस्कस कर रखी हैं, जैसे आइसोटोप्स वगैरह या फिर रेडियो एक्टिव डिके, हमारी उपेंद्र सिंह की क्लासेस के अंदर, जब हमने वहाँ पर साइंटिफिक टेक्निक्स की बात करी थी, है ना रिया। हमने उसके अंदर ये जो कार्बन डेटिंग मेथड है और यूरेनियम थोरियम फिजन जो सीरीज मेथड है, पोटेशियम आर्गन जो मेथड है ना। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि उपेंद्र सिंह की क्लासेस के अंदर ज़रूर आना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें अगर आपने वहाँ पर देखी हुई हैं और उपेंद्र सिंह की कोई जो बुक है वो कोई आपके हिस्ट्री ऑप्शनल के पर्सपेक्टिव से नहीं है, ये वाली जो बुक है अब उपेंद्र सिंह की, अब वो फिल्म्स के अंदर यूज़ करी जाती है। हिस्ट्री के सवाल बच्चों से इसलिए नहीं बन पाते हैं क्योंकि एक तो वो हिस्ट्री को पढ़ना जानते नहीं हैं, जानते हैं तो सोर्स नहीं है, सोर्स है तो वो चाहते हैं जल्दी जल्दी कवर हो जाए, और अगर आप इसी जल्दी के चक्कर में रहोगे तो भगवान जाने कि आपका एग्ज़ाम निकले ना निकले, अटेम्प्ट ज़रूर एक दिन निकल जाएंगे आपके हाथ से सारे। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेडियो एक्टिव डिके। रेडियो एक्टिव डिके हमने रिया इसी कॉन्टेक्स्ट में एक टर्म का भी यूज़ करा था ना उपेंद्र सिंह की क्लासेस के अंदर, हाफ लाइफ, है ना, कि धीरे धीरे करके वो कैसे रेडिएशंस जो है वो कोई भी एटम जो है वो रिलीज करेगा। इसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव डिके। और ये जो रेडियो एक्टिव डिके है ये कब होगा? इट हैपेंस व्हेन जो ये एटम का ये जो न्यूक्लियस है, एटम का ये जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर बहुत सारे इट हैज़ टू मैनी, ध्यान से समझना इस चीज़ को, उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, या तो बहुत ज़्यादा, डैट इज या तो प्रोटॉन्स बहुत ज़्यादा हैं, या फिर जो न्यूट्रल चार्ज वाले जो न्यूट्रॉन्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और उसके बाद ये जो एटम है उसको वो रिलीज करने लग जाता है, उसको एटम का जो न्यूक्लियस है वो इसको रिलीज करने लग जाता है इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स। और पार्टिकल्स की फॉर्मेट के अंदर जब वो रिलीज़ करेगा तो मैंने आपको नाम बताया था उसका कि या तो वो अल्फा पार्टिकल्स होंगे या तो वो बीटा पार्टिकल्स होंगे, या फिर वो उसको रिलीज़ करेगा किसी ना किसी एक एनर्जी के फॉर्मेट के अंदर, लाइक फॉर एग्जांपल जो आपकी जो गामा रेज हैं, ठीक है, उसकी फॉर्मेट के अंदर। और ये क्यों रिलीज़ करेगा? एटम का जो न्यूक्लियस है वो जब
टूट ही रहा है, एटम टूट ही गया है, तो ये जो रेडियो एक्टिव डिके का ये जो पूरा का पूरा फंडा है, इसके अंदर एटम का न्यूक्लियस क्यों इस मेहनत मुशक्कत में लगा हुआ है कि वो बड़े सारे प्रोटॉन्स और जो न्यूट्रॉन्स हैं उसको या तो पार्टिकल्स के अंदर रिलीज करने की कोशिश कर रहा है या तो किसी एनर्जी को ट्रांसमिट करने की कोशिश कर रहा है। उसका बेसिकली दोस्तों कोर एम यही है, क्योंकि उसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी है और अभी वो बन चुका है काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल इनस्टेबल। तो वो जाना चाहता है, वो टारगेट करना चाहता है ताकि वो स्टेबल बन सके। जितनी एनर्जी वो अपने अंदर से पार्टिकल्स की फॉर्मेट के अंदर, वेव्स की फॉर्मेट के अंदर निकाल कर स्टेबल बन सके, उतना तब तक मतलब वो ये रेडिएशंस को, इन एनर्जीज को, इन पार्टिकल्स को वो एमिट करता रहेगा, वो एटम और उसका न्यूक्लियस। ठीक है, ये चीज़ होती है। और जब तक ये चीज़ होती रहेगी, जब तक उसके अंदर से ये रेडिएशन एमिट होती रहेंगी, उसको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। जब तक वो स्टेबल ना हो जाए, कहने का मतलब ये 100 बातों की एक बात, जब तक वो स्टेबल ना हो जाए उसको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट, या फिर प्रोसेस को बोला जाता है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो समझ जाना उसके अंदर से तरंगे पास हो रही हैं, और वो तब तक पास होती रहेंगी जब तक वो एक स्टेबिलिटी के कंडीशन के अंदर नहीं आ जाता। फॉर एग्जांपल, एक गर्म तवा है, उसको आपने पानी के नीचे रखा है, वो तब तक भाप छोड़ता रहेगा जब तक वो अपने दोबारा नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं आ जाता। ये कुछ ऐसी ही चीज़ है। तो यहाँ पर अगर हम कुछ की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करें, कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को समझें, कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स को समझें विद रिस्पेक्ट टू दिस फिनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिविटी, तो ये क्या होगा? सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा देयर इज एटॉमिक इंस्टेबिलिटी। देयर इज एटॉमिक इंस्टेबिलिटी कि जो न्यूक्लियस है रेडियो एक्टिव एटम का, जो इसका न्यूक्लियस है किसी भी रेडियो एक्टिव एटम का, और रेडियो एक्टिव एटम मैंने आपको पहले ही बता दिया एक ऐसा एटम है जो कि अभी इनस्टेबल है, उसका ब्रेकअप हो गया है, उसका न्यूक्लियस जो है वो बड़ी सारी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स या फिर इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स जो है वो रिलीज कर रहा है। तो न्यूक्लियस जो रेडियो एक्टिव एटम का है वो यहाँ पर अनस्टेबल होता है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, और उसी के साथ साथ इट कंटेन्स एक्सेस ऑफ एनर्जी, इट हैज़ एक्सेस ऑफ एनर्जी, काफ़ी ज़्यादा भारी भरकम मात्रा के अंदर उसके अंदर से एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। और फिर इसके अंदर एक दूसरा टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं, हमने अभी यहाँ पर बात करी थी रेडियो एक्टिव डिके की, तो उसी के साथ एक एसोसिएटेड टर्म है जिसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस डीके। ठीक है, अभी इस स्पॉन्टेनियस डीके क्या है? ये जो एटम्स हैं जिनको हम बोल रहे हैं कि ये एटम्स का ब्रेकअप हो चुका है या फिर ये ब्रेकअप होने की तादाद ये कगार पर है, तो ये जो है अनस्टेबल एटम्स जो हैं ये स्पॉन्टेनियस तरीके से डिके होते हैं। ठीक है, और इनका टारगेट ये होता है कि ये धीरे धीरे करते हुए ये बन जाते हैं स्टेबल। ठीक है, धीरे धीरे करते हुए बन जाते हैं स्टेबल। उसके बाद जब ये स्टेबिलिटी को टारगेट करेंगे, तो इनके अंदर से रेडिएशंस की होगी एमिशन। देयर विल बी एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो डिके के टाइम पर, ड्यूरिंग डिके, और यहाँ पर डिके को समझ जाना, जब हम एटम्स के कॉन्टेक्स्ट के अंदर डिके की बात करते हैं तो वो कोई सड़ नहीं रहा है, वो टूटने के बाद अपने अंदर से तरंगे पैदा कर रहा है। और वो तरंगे इसलिए पैदा कर रहा है कि फालतू की उसके अंदर से जितनी एनर्जी है जो उससे सहन नहीं हो पा रही है, वो उसको निकाल कर बस एक स्थिरता की तरफ जा रहा है, वो एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, उसको डिके कहा जा रहा है। तो इस डिके के टाइम पर ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो एनर्जी हैं,
ठीक है। ये जो पार्टिकल्स आप कह लो, एनर्जी कह लो, या फिर आप उनको वेव्स का एक नाम दे दो, ठीक है, ये जब ट्रांसमिट होंगी उसके अंदर से, तो ऑब्वियस ही बात है ये जो एनर्जी है ये उत्पन्न हो रही है, और उसी एनर्जी को हम लोग कहते हैं, उसी एनर्जी को हम लोग कहते हैं रेडिएशन। उसी एनर्जी को हम लोग कहते हैं रेडिएशन, ठीक है। अब अलग अलग प्रकार की जो रेडिएशंस हैं, कॉमन तरह की जो रेडिएशंस ये होती हैं, ठीक है, ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से बाहर निकलेंगी या फिर जो प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी के साथ जो एसोसिएटेड हैं, तो इसको भी आपको जानना चाहिए। वेरियस टाइप्स ऑफ रेडिएशंस, तो उनके अंदर से एक है एल्फा पार्टिकल्स। एल्फा पार्टिकल्स, अब ये ना बड़े वाले पार्टिकल्स होते हैं, रिया आपको याद होगा हमने इसके बारे में पढ़ा था। ये बड़े पार्टिकल्स होते हैं और इनके अंदर क्या है, दे कंटेन पेयर ऑफ टू थिंग्स। दे कंटेन पेयर ऑफ टू थिंग्स। यहां पर दो प्रोटॉन्स हैं और दो न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। दूसरे हैं बीटा पार्टिकल्स। बीटा पार्टिकल्स, अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं बीटा पार्टिकल्स के अंदर, नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिसको हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ये रिलीज होते हैं फ्रॉम दैट डिकेइंग थिंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिके, ठीक है। डिके से तो वैसे सब कुछ ही रिलीज हो रहा है, लेकिन जो डिके हो रहा है यहां पर ध्यान से समझना, किसका, अगर उस एटम के अंदर से न्यूट्रॉन डिके हो रहा है या फिर प्रोटॉन डिके हो रहा है, पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तो उसके डिके की प्रक्रिया की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ये रिलीज कर देगा, ठीक है। और उसके बाद एक तरह की रेडिएशन आती है जिसको हम बोलते हैं गामा रेज। गामा रेज, अब ये कंफ्यूज मत हो जाना कि मैंने यहां पर अल्फा पार्टिकल्स लिखा है, बीटा पार्टिकल्स लिखा है और गामा यहां पर रेज लिख दिया है। तो ये टाइप की रेडिएशंस ही ना, और मैंने अभी आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर अच्छे से एक चीज समझाई कि रेडिएशंस जो हैं वो या तो तरंगों, मतलब तरंगे तो है ही है, वेव्स की फॉर्मेट के अंदर ट्रैवल कर सकती हैं, तो पार्टिकल्स के फॉर्मेट के अंदर रहेंगी वो तरंगे ही, रहेगी वो रेडिएशंस ही, ठीक है। तो गामा रेज क्या है, यहां पर एक चीज रिलीज होती है, लाइट से रिलेटेड एक टर्म है विच इज नोन एज फोटॉन्स, ठीक है। और ये जो फोटॉन्स हैं, ये हाई एनर्जी हैं, लाइट पार्टिकल्स को बेसिकली हम फोटॉन्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो गामा रेज हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। उसी के साथ फिर इन रेडिएशंस के साथ मैंने आपको ये प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था, ये जो आयोनाइजिंग इफेक्ट होता है, ये इसके साथ एसोसिएटेड होता है, ठीक है। जहां पर इतनी एनर्जी है इन रेडिएशंस के अंदर कि ये एटम्स के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने में समर्थ हैं,
इसको आयनाइजेशन का प्रोसेस कहा जाता है। एग्जांपल एक्स रेज हो गई, हमारी गामा रेज हो गई, ठीक है। और उसके बाद जो ये कॉन्सेप्ट है, जैसा कि रिया हमने इसको उपेंद्र सिंह के अंदर काफ़ी डिटेल में जब हमने ये साइंटिफिक मेथड्स इन आर्कियोलॉजी के बारे में बात करी थी, तो 1.5 घंटा लगाकर मैंने आपको जो टर्म समझाई थी, शॉर्ट में मैं यहाँ पर बता देता हूँ। उसकी उतनी ही नीड है, हमारी नीड यहाँ पर इतनी ही है। रेट ऑफ डिके, एक लाइन लिखता हूँ बस, इसके ऊपर आपको समझ में आ जाएगा इतनी सारी डिस्कशन के बाद। वहाँ पर तो क्योंकि हमें आर्कियोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव से वो जानना था तो वो भी इम्पोर्टेंट, लेकिन यहाँ पर उतनी कोई नीड नहीं है। जानना तो वैसे आपको इस प्रोसेस को पूरा डिटेल में ही चाहिए। रेट ऑफ डिके, तो जिस रेट पर रेट एट विच ये जो रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस है, जिस रेट पर ये डिके होता रहेगा। अब डिके होता रहेगा मतलब जब तक वो अपने अंदर से जो रेडिएशन है ये निकालता चलेगा, वो एटम टूटने के बाद, चटकने के बाद उसका जो न्यूक्लियस है, जब तक वो एमिट करता रहेगा, वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के डिके की प्रक्रिया है या फिर रेडियो एक्टिविटी है। तो जिस रेट पर ये होती रहेगी, उस रेट को डिनोट करा जाता है बाय अ टर्म विच इज नोन एज, सिर्फ उसका ये नाम है, इससे कुछ अपनी स्टोरी मत बना लेना अपने दिमाग के अंदर। हाफ लाइफ, कि ये आधा ही होगा या फिर उसकी आधी जिंदगी के अंदर ही होगा, ये सिर्फ एक टर्म है जो वैज्ञानिकों ने दे रखा है इसके लिए, हाफ लाइफ। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस हाफ लाइफ टर्म के ऊपर अपने दिमाग के अंदर कोई स्टोरी मत बना लेना कि इसकी आधी जिंदगी होती है, ऐसा होता है, फलाना होता है, ठीक है। जो बता रहा हूँ सिर्फ उतना ही समझो, ठीक है। साइंस के अंदर स्टोरी नहीं बनाई जाती है। ये कोई हम हड़प्पन सिविलाइजेशन नहीं पढ़ रहे हैं कि आप मतलब कुछ भी अनुमान लगा लो अपने हिसाब से, वो ऐसा करते होंगे, वैसा होता होगा। साइंस में चीज़ें जैसी हैं आपको वैसी ही लेकर चलनी होती है। जब कोई नई डिस्कवरी आती है तब पुरानी वाली चीज़ें रिफ्यूट होती हैं, वो साइडलाइन होती हैं, फिर उसको ओवरकम करने के लिए नई थ्योरीज आती हैं। रेट ऑफ डिके के कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको एक टर्म बताई, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या है, कितने रेट पर, यानी कि कितना समय लगेगा, कितना वक्त लगेगा उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को डिके होने में, कब तक वो डिके होता रहेगा। और जब तक वो डिके होता रहेगा तब तक वो है एक तरीके से अनस्टेबल, इनस्टेबल स्ट्रक्चर। और डिके जिस दिन ख़त्म हो गया, ठीक है, उस दिन वो चला जाएगा स्टेबिलिटी की तरफ। और यही स्टेबिलिटी को प्राप्त करना, स्टेबल होना, इसका कोर एम होता है। फिर वो सब्सटेंस रहेगा, फिर उसके आगे से ये जो वर्ड है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ये हट जाएगा। और जब ये रेडियो एक्टिव वर्ड उसके आगे से हट जाएगा तो फिर यानी कि वो जो एनवायरनमेंट के अंदर अपनी भयंकर एक तेजी की स्पीड के साथ एक डेंजरस तरंगे जो फैला रहा है, वो एटम का जो ब्रेकअप हुआ, उसका जो न्यूक्लियस, ये जो डेंजरस और हाई एनर्जी की जो रेडिएशन फैला रहा है, फिर वो नहीं फैलाएगा। और जब वो नहीं फैलाएगा तो ये रेडियो एक्टिविटी को, जो अभी तक ये जो पॉल्यूशन कहा जा रहा था, फिर आप इसको ना, अब जब रेडियो एक्टिव वर्ड ही नहीं रहेगा उसके अंदर, जब उसने स्टेबिलिटी प्राप्त कर ली है, तो फिर वो पॉल्यूशन भी नहीं कहलाएगा, ठीक है। फिर वो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन भी नहीं कहलाएगा। तो ये चीज़ याद रखना अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर अगर आप इस लाइन को समझोगे तो आपको ये लाइन ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। पहली लाइन को, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, अब समझ गए पॉल्यूशन क्यों है? हाँ रिया, विभोर, अब समझे ये पॉल्यूशन क्यों है, हम इसको पॉल्यूशन वर्ड बोल के क्यों डिनोट कर रहे हैं? क्लियर है? रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन जो है उसको डिफाइन करा जाता है एज इंक्रीज इन द रेडिएशंस लेवल। और रेडिएशंस क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। रेडिएशंस वैसे अपने आप में एक तरीके से डेंजरस चीज़ नहीं है अपने आप में, लेकिन अगर एटम का न्यूक्लियस का ब्रेकअप होने के बाद वो अगर रेडिएशंस निकल कर आ रही हैं, क्योंकि अगर रेडिएशन वर्ड में तो सनलाइट भी है ना, अब सनलाइट कोई डेंजरस चीज़ थोड़ी ना है, लेकिन वो कब डेंजरस बन जाती है वेरियस फॉर्म की रेडिएशंस, ये अभी हमने पढ़ा, जब एटम्स का जो एक स्टेबल स्ट्रक्चर है, जब तक उसके न्यूक्लियस के अंदर एनर्जी इंटैक्ट है तब तक ठीक है। और जब वो एटम जो है वो फट गया, टूट गया, उसके अंदर क्रैक आ गया, उसके न्यूक्लियस के अंदर से जो तरंगे हैं वो बाहर आने लग गई, अब वो स्टेबिलिटी की तरफ एम कर रहा है,
तो वो तरंगे कभी कभार इतनी तेज़ी के साथ और इतनी डेंजरस तरीके से निकल कर आती हैं कि बड़े सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी या फिर आसपास के एनवायरनमेंट की जो चीज़ें हैं वो उसको इतनी आसानी से सहन नहीं कर पाती हैं या फिर उनसे यूज तो नहीं हो पाती हैं। तो वो उनके ऊपर एक नेगेटिव रिपरकशंस पैदा करती हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स पैदा करती हैं। इसलिए हम उसको रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन बोलते हैं। तो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्या है कि रेडिएशन लेवल जब एनवायरनमेंट के अंदर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये जो रेडिएशन लेवल है ये बढ़ जाता है। अब बढ़ने से क्या दिक्कत है, जब ये बढ़ेगा तो ऑब्वियस ही बात है कि बड़े सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, वो उनके लिए उन रेडिएशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इनटॉलरेंट हो जाएंगे। ठीक है, वो टॉलरेंस के बियॉन्ड चला जाएगा और ये सब कुछ होगा हमारे पर्यावरण में। ठीक है, ये दीस रेडिएशन लेवल ये जो रेडिएशंस हैं, इनका जो रेडिएशन लेवल्स जो इंक्रीज होगा, ये सब कुछ प्रक्रिया हमने कहाँ होते हुए देखेगी, इन्वायरमेंट के अंदर, जिसकी वजह से एक सीरियस थ्रेट जो है वो पैदा हो सकता है। ठीक है, इंसानों को और दूसरे लाइफ फॉर्म्स को, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, तो ये हमने बात करी रेडियो एक्टिविटी के बारे में, रेडियो एक्टिव वर्ड के बारे में, एंड वाई रेडियो एक्टिविटी एंड रेडियो एक्टिव टर्म्स आर एसोसिएटेड विद रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। ठीक है, अगले लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन के बारे में, और वो आपके लिए आखिरी टर्म होगी। उसके बाद आपको सारा ये जो इंट्रोडक्शन है ये आपको आराम से एक फ्लो में अच्छे से समझ में आ जाएगा। बीच बीच में ऑब्वियसली बात है स्पीड ब्रेकर्स आएंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा कि साइंस है ये। स्पीड ब्रेकर से मेरे कहने का मतलब है जितनी डिटेल तरीके से मैंने आपको ये रेडिएशन, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन टर्म के बारे में समझाया, तो ये बीच बीच में आपको कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं जैसे आइसोटोप्स वगैरह क्या होते हैं, तो ये आपको समझने पड़ेंगे। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।